आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के अंदर शराब घोटाले के बारे में चर्चा है। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है और इसके अंदर कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, इस बात को जनता के सामने पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कि केजरीवाल जी का ये 26 नवंबर सन 2014 का वीडियो मैं दिखाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से हुआ था और उस वक्त इन्होंने केवल दो चीजें लोगों को दो बातों का वायदा लोगों को किया था। एक, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लोकपाल लेकर के आएंगे, और दूसरा, स्वराज लेकर के आएंगे। और ये दिल्ली की लिकर पॉलिसी और शराब घोटाला, स्वराज और भ्रष्टाचार, दोनों के जो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उसके खिलाफ में, और जो बात लेकर के लोगों के सामने आए थे उसके खिलाफ में। दुख की बात यह है कि आज जब शराब के अंदर घोटाले की बात करते हैं तो वो इसका जवाब नहीं देंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे। जब हम शिक्षा के अंदर घोटाले की बात करेंगे तो वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो चिकित्सा की बात करेंगे। और जब हम चिकित्सा के घोटाले की बात करेंगे तो वो किसी और चीज के ऊपर उसकी बात करेंगे, वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो आज हम लोग केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, उन सरकार से पूछना चाहते हैं कि शराब घोटाले के बारे में उनका क्या कहना है। उनको सीधे सीधे इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। और दूसरा, शुरू के अंदर ही मैं प्रेजेंटेशन इसके बाद में जैसे ही मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें भाजपा भी अपने आप को किसी भी तरीके से इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकती। भाजपा के एमसीडी और डीडीए भी इसमें संलग्न है, संलिप्त है। और भाजपा की डीडीए और एमसीडी कैसे इसमें संलिप्त हैं वो भी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का 26 नवंबर 2014 का ये वीडियो आप लोग जरूर देख लें। शुरुआत के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा। और सवाल इसके बाद में यह होगा कि केजरीवाल जी पिछले 8 वर्ष के अंदर इतना कैसे बदल गए कि इनके विचार मुख्यमंत्री बनने से पहले और आज मुख्यमंत्री के अंदर 7-8 साल हो गए, तो कैसे इसके अंदर इतने विचार इनमें इनके बदल गए। तो अब ये आप एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ताली कौन बजा रहा है। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक बार और सुन लीजिए कहीं किसी से। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है
जो इन्होंने कहा रेजिडेंशियल इलाके के अंदर दारू के ठेके, मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ में कि दिल्ली के अंदर 4 सरकारी एजेंसीज, टूरिज्म की, DSIDC की, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ये 4 एजेंसीज दिल्ली के अंदर ऐसी हैं, कॉरपोरेशंस ऐसी हैं सरकार की जो शराब के रिटेल का कारोबार करती थी। और उसके अलावा कांग्रेस के समय में प्राइवेट लोगों को भी, कुछ लोगों को रिटेल के अंदर काम करने का, इंडिविजुअल्स को काम करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। और ये सारे के सारे लाइसेंस या तो DDA के लोकल शॉपिंग सेंटर्स या मॉल्स के अंदर, कमर्शियल मॉल्स में थे। कोई भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, और ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब के ठेके खोलना बैन था, नेगेटिव लिस्ट के अंदर था। और ये मास्टर प्लान के अंदर 2007 में बतौर शहरी विकास मंत्री जब मैं लेकर के आया था, ये उसके अंदर था, और मैं उसको अब आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। MPD 2021 का 15 नंबर का चैप्टर मिक्स यूज रेगुलेशंस का है, और 15.1 इसकी शुरुआत ही मिक्स यूज का मतलब, मिक्स यूज मींस द प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी इन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, कि रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज अलाउ करी जाएंगी, ये उसमें उसके अंदर लिखा हुआ था। अब 15.6.2 द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स यूज, ये नेगेटिव लिस्ट थी 7 आइटम्स की जो कि अलाउड नहीं थी मिक्स लैंड यूज के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। और इसके अंदर ई देखिए आप, 5वां नंबर लिकर शॉप। लिकर शॉप मास्टर प्लान के हिसाब से बैन था किसी भी मिक्स यूज प्रोविजन में के हिसाब से किसी भी रेजिडेंशियल एरियाज में, लिहाजा, और ये 2007 का मास्टर प्लान मैं एज बतौर शहरी विकास मंत्री लेकर के आया, मेरे सिग्नेचर से हुआ, और ये वो मास्टर प्लान का मैं आप लोगों को हिस्सा में दिखा रहा हूं जो उसके अंदर है। तो लिकर शॉप नेगेटिव लिस्ट में था, शैल नॉट बी अलाउड। अब दिल्ली के अंदर जो 460 लगभग खोले हैं, 849 इनका टारगेट था, 460 के करीब जो खुले हैं, इनमें से 90% से ज्यादा ये रेजिडेंशियल एरियाज में। तो 90% से ज्यादा जो रेजिडेंशियल एरियाज में है, ये मास्टर प्लान की वायलेशन है, और इस वायलेशन को भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन और DDA सील कर सकती थी, और इन्होंने उसमें से एक भी दुकान को सील नहीं किया। तो सबसे पहले तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने CBI में किया है, ठीक है, अच्छा किया करा है, लेकिन उनको यह भी जवाब देना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल एरियाज में मास्टर प्लान की वायलेशन के हिसाब से, जिसको अभी मैंने बताया है, जो खोला गया है, तो 460 में से क्या उन्होंने एक भी दुकान कहीं पर भी DDA ने या MCD ने सील किया है? और अगर नहीं किया है तो उस चीज का जिम्मेवार कौन है? और MPD 2021 के बाद, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के रिजीम में लिकर शॉप्स सिर्फ DDA शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स के अंदर अलाउड थे और खुलते थे, और रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं थे, क्योंकि हम मास्टर प्लान को फॉलो करते थे। तो ये पूरी तरीके से भाजपा की और आम आदमी पार्टी दोनों मिली भगत है, और दोनों ने मिलकर के दिल्ली के अंदर पूरे रिहायशी इलाकों के अंदर, जिसको केजरीवाल जी 2014 में कहते थे गड़बड़ है रिहायशी इलाकों के अंदर, महिलाएं अगर कहीं पे भी डिमांड करेंगी तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हटा देंगे, बंद कर देंगे, ये पॉलिसी लेकर के आएंगे। और आज दिल्ली के अंदर हमने देखा कि जब रेजिडेंशियल इलाकों में इन्होंने खोला, सब जगह के ऊपर महिलाएं जब प्रदर्शन कर रही थी, इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। अब इसके अंदर भ्रष्टाचार की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कैसे? एक कमेटी 2020 सितंबर में बनाई गई, एक्सपर्ट कमेटी, जिसको कहा गया कि लिकर के अंदर किस तरीके से रैशनलाइज करा जा सकता है, लिकर पॉलिसी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, उसको सुझाव दीजिए। और उसके 2 सबसे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, एक होलसेल और एक रिटेल के बारे में, जिसको इन लोगों ने नहीं माना, दरकिनार करके फायदा पहुंचाया लिकर माफियाओं को, जिसके ऊपर CBI का केस है, उसके बारे में अभी मैं अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, और इसके अलावा 144.36 करोड़ का
वेव ऑफ कर दिया लाइसेंस फीस शराब माफियाओं के, और यह कहा कि हमने कोविड में इन बेचारों को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए इनसे पैसा 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया जाए। अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपने लिकर माफियाओं के तो 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, दिल्ली के अंदर छोटे दुकानदार कोविड के समय के ऊपर बिजली के फिक्स चार्जेस देते रहे, लगातार मांग करते रहे कि हमारे फिक्स चार्जेस माफ कर दिए जाएं, आपने किसी को भी नहीं किया। जो स्कूल के लोग, स्कूल चलाने वाले लोग थे, वो कहते थे कि हमें टीचर्स को तनख्वाह देनी पड़ रही है लेकिन बिजली के बिल हमारे को आ रहे हैं, हमारे को फीस नहीं मिल रही है, तो हमारे को मदद करी जाए। आपने स्कूल्स के लोगों को, आपकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, छोटे दुकानदारों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, किराएदारों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, मकान मालिकों के खिलाफ के तरफ आपका ध्यान नहीं गया। केवल और केवल लिकर माफिया को आपने 144 करोड़ रुपए आपने वेव ऑफ कर दिए। तो ये पॉलिसी शराब की पॉलिसी है, शराब माफियाओं के हक की पॉलिसी है, और आप उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर के इसका ध्यान मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कहां की राजनीति है और कैसी राजनीति है? 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एयरपोर्ट के माफ कर दिया गया क्योंकि वो खोल नहीं पाया, वहां पे उसके ऊपर दया आ गई, और उसके बाद वो कोर्ट गया तो कोर्ट से भी उसको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, लेकिन 30 करोड़ रुपया उसको माफ कर दिया क्योंकि उनको हमारे केजरीवाल साहब को और सिसोदिया जी को इनके ऊपर दया आ गई। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इनका रिटेल सेक्टर में 5% था, बढ़ा करके 12% कर दिया गया। 10% एनहांसमेंट लाइसेंस फीस की लेनी चाहते थे, वो भी इन लोगों ने नहीं बढ़ा करके किया। और पहला क्वार्टर 2022-23 का हमारे यहां पे दिल्ली में विस्की की सेल, शराब की सेल 59.6% बढ़ गई, और हमारे वाइन की सेल 87.25% बढ़ गई। लेकिन हमारा जो टारगेट है उसमें 1870 करोड़ रुपए के टारगेट के अंदर हमारी कमी आई है। तो जब हमारे सेल लिकर की बढ़ गई, टारगेट में 1870 करोड़ रुपए की इन्हीं की नीतियों की वजह से जो कमी आई है, यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को और रिपोर्ट 13 अक्टूबर को दिया। 2 बड़े मेजर रिकमेंडेशन इसके थे। होलसेल के ऊपर था कि गवर्नमेंट को कर्नाटक में जिस तरीके से होलसेल ट्रेड हमारे समय से बहुत पहले से चली आ रही है, कर्नाटक में होलसेल ट्रेड सरकार के पास में, तो इनका यह कहना था कि दिल्ली का होलसेल कार्टेलाइजेशन रोकने के लिए प्राइवेट से नहीं बल्कि सरकार को करना चाहिए। रिटेल के बारे में इनका यह कहना था कि इंडिविजुअल्स को दिए जाने चाहिए, कंपनी को नहीं दिए जाने चाहिए, और एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 2 दिए जाने चाहिए। 2 से ज्यादा किसी को भी रिटेल वेंड्स नहीं दिए जाने चाहिए, और लॉटरी से दिए जाने चाहिए जैसे राजस्थान में दिया जाता है। राजस्थान में लॉटरी सिस्टम से देने से 1000 करोड़ रुपया हर साल सरकार को इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, 2 से ज्यादा नहीं दिए जाते, और राजस्थान का मॉडल उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में लागू करना चाहिए। और ये कोट मैंने उसमें से किया है जिसमें उन्होंने कहा है, अगर हाईलाइटेड पोर्शन में आप देखें, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉम्प्लिसिटी ऑफ द होलसेल डीलर कॉजिंग रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, कि जितने भी यहां पर लीकेजेस होते हैं वो होलसेल डीलर की वजह से होते हैं और रेवेन्यू लॉस होता है। इसलिए कर्नाटक मॉडल फॉलो करते हुए प्राइवेट का नहीं बल्कि सरकार को दिया जाना चाहिए, ये एक्सपर्ट कमेटी की राय थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आईएमएफएल ट्रेड शुड बी रिवैम्प्ड बाय ब्रिंगिंग द एंटायर होलसेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। उसी तरीके से रिटेल के बारे में उन्होंने कहा कि देयर शुड बी रेगुलर रोटेशन ऑफ लाइसेंसेज, ऑल्सो द लाइसेंसेज शुड बी ग्रांटेड टू ओनली वन एलिजिबल इंडिविजुअल हु फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। और आगे ये कहा है कि 2 से ज्यादा लाइसेंस किसी के नहीं हो सकते। अब इन्होंने 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं हो सकते, 850 लगभग लाइसेंस होने थे, तो 425 लाइसेंस लगभग दिल्ली के अंदर होने चाहिए थे। इन्होंने 425 की जगह केवल 32 लाइसेंस इन्होंने दिए, पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट करके केवल 32 लाइसेंसेस दिए। और इसी वजह से यह किया गया है ताकि कार्टेलाइजेशन हो। अब हो यह गया है दिल्ली के अंदर कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दिल्ली के बाहर, उन्होंने कंपनी अपनी बना करके अलग से होलसेल उन्होंने कब्जा कर लिया, और रिटेल जोन कुछ लेकर के रिटेल जोन्स पे भी कब्जा कर लिया।
तो जो कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी थी, वो कहती थी कि होलसेल सरकार के हाथ में हो और रिटेल जो है वो इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, दो से ज्यादा ना हो, ताकि कार्टेलाइजेशन ना हो। जब कार्टेलाइजेशन होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है और जनता को भी नुकसान, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वही होलसेलर है और वही रिटेलर है, तो वही ब्रांड पुशिंग एक करता है और आपको लिहाजा कुछ ब्रांड की किस जगह पे मिलेंगे और कुछ जगह के ऊपर नहीं मिलेंगे, और रेवेन्यू लॉस सरकार को उसके अलावा अलग से और लीकेजेस अलग से। तो इस वजह से जितने भी इस वक्त दिल्ली के अंदर चार्जेस इन पे लगे हैं, वो केवल इस वजह से लगे हैं कि इन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी का जो प्रमुख एडवाइस थी दो होलसेल और रिटेल सेक्टर का, उन्होंने उसको नहीं माना है। तो इसलिए सीधे सीधे हमारा ये कहना है कि जब ये खोले गए थे तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लिकर शॉप्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, खुल ही नहीं सकते, उसकी ये वायलेशन थी, मास्टर प्लान की वायलेशन थी, जिसके ऊपर कॉरपोरेशन और डीडीए को कदम उठाना चाहिए था, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो भाजपा अब सीधे सीधे इनके ऊपर केवल उंगली नहीं उठा सकती, उनको खुद भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त इनके ऊपर एक्शन लिया। दूसरा, जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं वो केवल इस वजह से हैं कि इन्होंने पॉलिसी में मेजर चेंजेस करे हैं, और जो एक्सपर्ट कमेटी इनकी बनाई गई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी का कहना इन्होंने खुद ही ने, इन्होंने कमेटी अपनी बनाई थी और उसका कहना इन्होंने नहीं माना है। तो ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 महीने में आपने केजरीवाल और सिसोदिया के मुंह से इनके बारे में एक शब्द नहीं सुना होगा। जब एक्साइज पॉलिसी और भ्रष्टाचार के बारे में पूछे तो वो दूसरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोगों के सामने इसलिए हम लेकर के आना चाहते हैं, लेकर के आए हैं कि आपके माध्यम से जनता को हम बताना चाहते हैं कि यह सरकार में यह पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे, स्वराज के नाम पर आई थी, और ये दोनों की दोनों चीज़ों में पूरी तरीके से विफल है, और जो इनकी पॉलिसी है और जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है उसके अंदर पूरी तरीके से ये लोग संलिप्त पाए गए। धन्यवाद। देखिए, इस 24 दुकानें सिर्फ सील, मेरा मानना यह है और मेरा कहना यह है कि 460 में से 90% से ज़्यादा दुकानें वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, आप लोग भी खुद बाहर निकल करके जब जाएं कहीं पे भी देखें तो वो 460 में से 90% दुकानें ऐसी हैं। तो 24 नहीं, ये 400 से ऊपर दुकानें इसके अंदर सील होनी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो डीडीए के लोकल शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स हैं वहीं पर इजाजत है। रेजिडेंशियल इलाकों में, मिक्स लैंड यूज की सड़कों में कहीं पर भी, चाहे वो कमर्शियल सड़क भी हो गई हो, वो मिक्स लैंड यूज ही माना जाएगा, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। तो इस वजह से सभी जगहों के ऊपर जो है यहां पर वो नहीं कर सकते थे, ये इल्लीगल था। मैंने अभी आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करा है पूरा, और मैं सीना ठोक करके कह रहा हूं ये है घोटाला, और मैंने इसमें फिगर्स दिए हैं। इसके अंदर मैंने अपने मास्टर प्लान का कोड दिया है, इसके अंदर जो कमेटी उन्होंने ही बनाई है कमेटी, उसको उसका कोड दिया है, और इनकी अपनी खुद की लिकर पॉलिसी जो थी उसकी शुरुआत उन्होंने कही है कि उन्होंने कमेटी बनाई है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से लिकर पॉलिसी बनाई जा रही है। तो मैंने तो बहुत स्पेसिफिक, सिर्फ छाती पीट से कि कुछ घोटाला नहीं है, कुछ घोटाला नहीं है कहने से घोटाला दब नहीं जाता है। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने दी है, मेरे 8 स्लाइड्स हैं, तो मेरे हर स्लाइड का जवाब दे दें। तो मैं तो उनको ये कह रहा हूं कि मेरे हर स्लाइड का जवाब दे दें केजरीवाल जी। तो जितनी स्लाइड्स हैं उन सबका जवाब दे दें, तो अपने आप पता चल जाएगा कि घोटाला, और ये घोटाला तो यही है जो मैंने स्लाइड्स में बताया। बिल्कुल, डिबेट के लिए मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी को, आए डिबेट करें इसके ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर करें, मैं बताऊंगा क्या है घोटाला। मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि आए और डिबेट करें मेरे से इसके ऊपर, मैं बताऊंगा ये है घोटाला। क्या चीज?
देखिए, जिस चीज में भी भ्रष्टाचार है, बगैर भ्रष्टाचार के ये सारी चीजों में से कुछ भी संभव नहीं है। तो अब किसको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, किसको 144 करोड़ के साथ में कितना करोड़ फ्री मिल रहा है, ये तो केजरीवाल जी और उन्हीं की पार्टी बताएं। हम लोग जांच का समर्थन करते हैं और हम साथ में ये भी मांग करते हैं कि जांच इस बात पे भी होनी चाहिए कि एमसीडी और डीडीए ने जो मास्टर प्लान की वायलेशन में जो दुकानें चल रही थी, उन दुकानों को सील क्यों नहीं किया। सिर्फ जो है सीबीआई जांच करे, लेकिन जांच के अंदर जहां पर बीजेपी और डीडीए भी की संलिप्तता नजर आती है, क्योंकि 460 में से अधिकतर दुकानें मास्टर प्लान की वायलेशन में खुली हुई थी, उसके अंदर जो है डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई को वो भी जांच करनी चाहिए इसके साथ साथ में। देखिए, हमारा मानना यह है कि जांच होनी चाहिए और केजरीवाल जी के जो पुराने अवतार थे, जिसमें केजरीवाल जी जब वो आरोप लगाया करते थे कांग्रेस की सरकार में, तो उनका ये कहना था कि जब तक के मंत्री इस्तीफा ना दे दे, जब तक के जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। ये हम तो आज कह रहे हैं, केजरीवाल जी 2012-13 में कहा करते थे मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री के बारे में। तो आज हम केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब वो कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये कहा करते थे कि जिस मंत्री के ऊपर आरोप लग जाए, जांच तभी निष्पक्ष होगी जब वो इस्तीफा दे, तो आज हम केजरीवाल जी को उनकी वही भाषा और वही भाषण उनको याद दिलाना चाहते हैं जो वो उस वक्त मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री के बारे में कहा करते थे। और अब जब उनका एक मंत्री जेल के अंदर जेल मंत्री है, दूसरा मंत्री उनका सीबीआई के केसेस उनके ऊपर हो रहे हैं और प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, फायदा पहुंचाया गया है लोगों को, तो उनको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को हटा देना चाहिए अगर वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन केजरीवाल जी इसलिए हटाने की हिम्मत नहीं कर रहे शायद कि फिर मनीष सिसोदिया जी भी जब मुंह खोलेंगे तो तार वो सीधे केजरीवाल तक ही भी जाएगी। तो इस वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा, उसके अलावा कोई कारण नहीं है। देखिए, मैं इसको जो डिसीजन कैबिनेट लेता है वो सामूहिक होता है, लेकिन प्रिसाइड कैबिनेट मुख्यमंत्री करता है। मैं उसको उतना खराब नहीं मानता जितना मैं इस बात को सही नहीं मानता कि मुख्यमंत्री खुद साइन नहीं करके किसी भी फाइल के ऊपर अपने अधिकारी से साइन करवा रहा है और कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने अप्रूव कर दिया। ये गलत है। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर फाइल्स के ऊपर होने चाहिए, विभाग वो रखे नहीं रखे, क्योंकि कैबिनेट के डिसीजंस मुख्यमंत्री के सिग्नेचर्स और मुख्यमंत्री के माध्यम से ही उपराज्यपाल के पास में फाइल्स जाती हैं। तो जो मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के पास में जो फाइल्स जाएं या जो उनसे परमिशन के लिए जो फाइल्स उनके पास आए, उसमें सिग्नेचर मुख्यमंत्री के ही होने चाहिए और मुख्यमंत्री के बिहाफ पे किसी ऑफिसर के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाए जाए, ये ज्यादा गलत है बनिस्बत विभाग अपने पास में ना होने के। ठीक, धन्यवाद। वो जयराम जी बैठे हुए हैं।